स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से केमिस्ट्री को पढ़ते हैं। पार्ट 15, पार्ट 15 में हम क्या पढ़ेंगे, क्या चीजें देखे थे कल की क्लास में, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे समझ में आया होगा। 14 क्वेश्चन कवर हो गया होगा। टॉप 20 में ये 15 क्वेश्चन दिखा रहा होगा, लेकिन 14 ही कवर हुआ है। एक क्वेश्चन हम बचा करके रखे हुए हैं, वो क्वेश्चन होगा बहुत इंपॉर्टेंट, जो टॉप 20 में नहीं होगा, लेकिन हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए वाइट बढ़ा दीजिए सर, एक बार वाइट चेक कर लें, वाइट क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक मिनट, जो टॉप 20 में नहीं होगा, लेकिन हाँ बहुत इंपॉर्टेंट। वाइट एकदम क्लियर आ रहा है, आप एक बार कट करके फिर से ओपन करिए, सब कुछ सही हो जाएगा। मेरे यहाँ वाइट बहुत क्लियर आ रहा है। ठीक है, चलिए तो देखिए, हम बहुत अच्छे तरीके से एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया के बारे में बताए, उसके डिफरेंट स्टेजेस के बारे में बताए। देखिए एनेस्थीसिया या एनेस्थेटिक्स दोनों बात सेम है। देखिए यहाँ पे बताया कि डॉक्टर जब सर्जरी ऑपरेशन करते हैं तो शून्य करते हैं। ठीक है, शून्य करते हैं तो वो प्रक्रिया क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे। ठीक है, और लास्ट में जब ऑपरेशन करना होता है तो कौन सा स्टेज होता है, मतलब 1 स्टेज, 2nd स्टेज, 3rd स्टेज, ये पूरा हम कल बता चुके थे आपको। जनरल एनेस्थीसिया क्या होता है इसके बारे में बहुत अच्छे से बताए थे, कि जिससे हमारा पूरा मन क्या होता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, असंवेदनशील हो जाता है, जिससे हमें कुछ पता नहीं चलता, कुछ फील नहीं हो पाता है, शून्य हो जाता है, जिससे डॉक्टर बहुत आराम से सर्जरी कर सकते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल बताए थे, थायोपेंटाल, सोडियम, प्रोपोफॉल, 3 प्रकार में इसको बांटा गया है इसके क्लासिफिकेशन में। पहला आपको बताए थे इनहेलेशन एनेस्थीसिया, दूसरा बताए थे इंट्रावेनस एनेस्थीसिया, और तीसरा बताए थे आपको, तीसरा क्या था आपका, बैलेंस एनेस्थीसिया। ओके, जिसको देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, एनेस्थीसिया के बारे में कवर किए थे। डिफाइंड एंड क्लासिफाई जनरल एनेस्थेटिक्स विद एग्जांपल, यही क्वेश्चन है, या तो ऐसे पूछेगा या तो ऐसे पूछेगा, कि डिफाइन करिए और क्लासिफाई मतलब क्लासिफिकेशन बताइए जनरल एनेस्थीसिया का विद एग्जांपल। ओके, तो उदाहरणों के साथ सामान्य एनेस्थेटिक्स को परिभाषित और वर्गीकृत करें। ये दोनों क्वेश्चन को उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आप देखे होंगे। 2 क्वेश्चन है, लेकिन बस पूछने का तरीका कभी ये आएगा कभी ये आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15वां जो है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन है। कई बार पूछा जा चुका है, इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। सॉरी, डिफाइन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, NSAID। ठीक है, NSAID के बारे में अक्सर पूछा जाता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। यहाँ पे ड्रग्स है इसलिए यहाँ पे भी S लगा हुआ है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग एंड क्लासिफाई इट विद एग्जांपल। अब यहाँ पे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग होता क्या है, इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे एग्जांपल के साथ। ठीक है, अभी हम स्ट्रक्चर नहीं पढ़ रहे हैं, जो आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है स्ट्रक्चर से, वो नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन कम से कम तो पढ़ लीजिए। स्ट्रक्चर तो हम एक क्लास में बता देंगे आपको, लेकिन क्लासिफिकेशन और उसका डिफिनीशन, एग्जाम्पल, ये आपको आना ही चाहिए। चलिए, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, एक मिनट थोड़ा पानी पिया जाए, गले में जैसे कुछ फंस रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो स्टूडेंट्स आज ज्वाइन किए हुए हैं या फिर 1-2 दिन पहले ज्वाइन किए हुए हैं, उनको बता दें तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आप जो क्वेश्चन कराया जा रहा है इसी को पहला क्वेश्चन मानिए, इसी को पहला क्वेश्चन मानिए, इसको पहले समझने की कोशिश करिए। आप पुराने क्वेश्चन के चक्कर में इस क्वेश्चन को बर्बाद मत करिएगा कि सर पहला क्वेश्चन तो हमारा नहीं तैयार हुआ, हम लेट में ज्वाइन किए, हम क्या करें। कोई बात नहीं, रिविजन करिए, रिविजन के लिए टाइम मिलेगा। तो अभी आपका पहला क्वेश्चन समझ लीजिए ये वाला है, अगर आप आज ज्वाइन किए हैं या कल ज्वाइन किए हैं तो। ठीक है, कल वाली क्वेश्चन को अगर देखे होंगे तो वो पहला क्वेश्चन होगा। ये नहीं है कि पुराने क्वेश्चन को देख के बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, सर पुराना नहीं याद है, पहला ये मानिए, दूसरा वो मानिए, जो पुराना क्वेश्चन था उसको तीसरा चौथा मान लीजिए, उसमें क्या है। बस उसको आपको रिवीजन के लिए समय देना पड़ेगा, इसको आप अभी कम से कम फ्रेश में याद कर लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं फरीद जी, अगर आपका एक दोस्त ज्वाइन किया हुआ है तो उससे कहिएगा कि पहला क्वेश्चन उसका ये है, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझे। ठीक है, तो यहां पे बात करें नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग क्या है, इसके क्लासिफिकेशन। सर एजिथ्रोमाइसिन खा लीजिए, अरे नॉर्मल गले में कुछ फंस रहा है, एजिथ्रोमाइसिन ऐसे थोड़ी खाया जाता है, एंटीबायोटिक्स होता है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है एनाल्जेसिक एंड एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट। जब आपसे पूछेगा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, तो आपको इसको 2 तरीके से बता सकते हैं। पहले, एनाल्जेसिक एंड एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट। एनाल्जेसिक मतलब जो दर्द को कम करे, किसको, जो दर्द को कम करे। एंटी इंफ्लेमेटरी जो सूजन को कम करे। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा एनाल्जेसिक एंड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। एनाल्जेसिक ऐसी दवाइयां जो दर्द को कम करे, एंटी इंफ्लेमेटरी ऐसी दवाइयां जो सूजन को कम करे।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ है एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट आर ड्रग। एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी ऐसी दवाई होती हैं यूज टू रिलीव पेन एंड रिड्यूस इन्फ्लामेशन। ठीक है, जो पेन दर्द को कम करती हैं, जो सूजन को कम करती हैं, इन वेरियस कंडीशन, अलग अलग कंडीशन में, जैसे अर्थराइटिस, मसल्स पेन और फीवर। जैसे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होगी, गठिया की मसल्स में पेन हो रहा हो या बुखार चढ़ गया हो, वहां पे हम एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देते हैं। ठीक है, फिर से समझिए, ये दर्द जो होता है, एनाल्जेसिक जो होता है, ये दर्द को हटाता है, मतलब दर्द की प्रॉब्लम होती है, दर्द की प्रॉब्लम होती है तब दिया जाता है। और एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब सूजन को जो कम करते हैं। तो एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं, ऐसे ऐसे ये एजेंट हैं। एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट ये ऐसे ड्रग होते हैं जिसका प्रयोग किया जाता है दर्द को और सूजन को कम करने के लिए अलग अलग कंडीशन में, अर्थराइटिस, मसल्स पेन और फीवर। दे आर कॉमनली यूज्ड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, इनका हम यूज करते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में। एंड आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और इनको इनके कार्य के आधार पर इसको क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, जो एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, इनको इनके कार्य के आधार पर कि हमारे बॉडी में कैसा कार्य करेंगे, इसीलिए इनको अलग अलग रखा गया है। ठीक है, और दीज आर आल्सो कॉल्ड, इसी को हम बोलते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। ठीक है, इसी को हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट या फिर ड्रग्स कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग दो दर्द और सूजन को कम करे, ऐसी दवाइयां दर्द और सूजन को कम करे, खासकर आर्थराइटिस में, मसल्स के पेन में, बुखार में। इसको जनरली क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज किया जाता है और इसको क्लासिफाइड किया गया है इसके काम के तरीकों पर, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, किसका हमारे बॉडी में किस तरह से क्या एक्शन है, उसके आधार पर इसको क्लासिफाइड किया गया है, जो देखेंगे। इसी को हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यही चीज लिखा हुआ है, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक एजेंट, ये आपकी हेडिंग है। ठीक है, ये आपकी मेन हेडिंग है। एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट ऐसी दवाई हैं जिनका उपयोग गठिया, मांसपेशियों में दर्द और बुखार जैसी विभिन्न स्थितियों में दर्द से राहत देने और सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर नैदानिक अभ्यास में किया जाता है, मतलब वही क्लिनिकल प्रैक्टिस में, और इन्हें उनकी क्रियाविधि के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, इन्हें नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग भी कहते हैं। क्लियर, चलिए, या तो आप ऐसे बता सकते हैं या तो आप डायरेक्ट एक मिनट, गले में क्या हो रहा है, थोड़ा सा रुकिएगा, बस एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, एक बार फिर से पानी पी लिया जाए, पता नहीं क्यों गले में से लग रहा है कुछ फंस रहा है। क्षमा चाहते हैं, सॉरी इसके लिए, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ क्लास, लेकिन कुछ प्रॉब्लम जैसे हो रहा था। एक्चुअली मैं सेकंड ईयर की क्लास लेके आ रहे हैं ना, जस्ट वही क्लास काफी लंबी लेंथी था, उसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम हुई है। अब कोशिश करते हैं शायद ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे, एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन पूछा था नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग क्या होता है। ठीक है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग क्या होता है, इसके क्लासिफिकेशन एग्जांपल के साथ। ओके, चलिए, तो एनाल्जेसिक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग समझ में आ गया, जो दर्द और सूजन को कम करें उन्हीं को बोलते हैं एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। ठीक है, अब इन्हीं को, इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। पहले आपको ये बता देना है, उसके बाद फिर आपको हेडिंग डालना है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, NSAID ड्रग। सर स्ट्रेप्सिस खा लीजिए, हाँ स्ट्रेप्सिस खाना पड़ेगा। स्ट्रेप्सिस हमको यहाँ से उठ के जाना पड़ेगा, मतलब 2-3 मिनट का टाइम लगेगा इसके लिए, लेकिन चलिए क्लास चल रहा है ना, तो अभी बाद में खा लेंगे, इसके बाद खा लेंगे। चलिए, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग या एजेंट ऐसे ड्रग होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है रिलीफ पेन, दर्द को कम करने में, एंड रिड्यूस इन्फ्लामेशन, सूजन को कम करने में, इन वेरियस कंडीशन। जो आप वहां लिखे थे वही आप ऐसे कर सकते हैं, अर्थराइटिस, मसल्स एंड फीवर। ठीक है, मसल्स पेन एंड फीवर। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग ऐसी दवाई हैं जिनका इस्तेमाल अर्थराइटिस, गठिया, मांसपेशियों में दर्द, बुखार जैसी अलग अलग बीमारियों में दर्द से राहत देने और सूजन कम करने के लिए किया जाता है। एकदम आराम से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया, कमेंट में थंब बना दिया करिए अगर ये पॉइंट समझ में आया। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग समझ में आया, कमेंट में थंब बना दीजिए।
ठीक है विनू जी, विष की गोली लेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल इसको देखते हैं। चलिए, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दीज आर आल्सो कॉल्ड एनाल्जेसिक एंड एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट। इसी को आप बता दिए, दीज आर आल्सो कॉल्ड एनाल्जेसिक एंड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। आप एक काम करिएगा, पता है क्या, इस दोनों में से आपसे पूछा क्या रहा है, आपसे टारगेट है कि NSAID, ठीक है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग पूछा है, एग्जाम्पल के साथ क्लासिफिकेशन पूछा है। तो आप इस पॉइंट को मत लिखिएगा, ठीक है, इस पॉइंट को मत लिखिएगा, आप डायरेक्ट ही मेन हेडिंग डालिएगा, क्या, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी। जो पूछा है वही बताइए, ठीक है। आप उसको ना बताकर ये बता सकते हैं, ये बहुत इजी है और आसानी से याद हो जाएगा। आपकी मेन हेडिंग होगी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, ठीक है, उसको आपको नहीं लिखना है। जिसमें से आप ये बताएं कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है दर्द को कम करने के लिए, पेन को रिलीव करने के लिए, एंड रिड्यूस इन्फ्लामेशन, सूजन को कम करने के लिए, इन वेरियस कंडीशन, अलग अलग कंडीशन में, जैसे अर्थराइटिस, गठिया, मसल्स में पेन हो रहा हो या बुखार हो रहा हो, ठीक है। दीज आर आल्सो कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं, एनाल्जेसिक और एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट। इसे हम एनाल्जेसिक और एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट भी कहते हैं, जो दर्द और सूजन को कम करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एनाल्जेसिक एंड एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट। इन्हें एनाल्जेसिक और एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट भी कहा जाता है। एग्जाम्पल में आप एस्प्रिन, डाइक्लोफेनेक, आइबुप्रोफेन ऐसा बता सकते हैं। ओके, तो ये बहुत इजी है, इसी को आप बता दीजिएगा, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। उसके बाद फिर इसको क्या कहते हैं हम, और एनाल्जेसिक और एंटी इंफ्लेमेटरी कहते हैं। और एग्जांपल में एस्प्रिन, डाइक्लोफेनेक, इब्रोफेन, आइबुप्रोफेन, ये सब क्या है, नॉन स्टेरॉयडल है। तो ये समझ में आया हो तो अब बात करते हैं मेन जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है। क्या होता है नॉन स्टेरॉयडल, जो दर्द और सूजन को अलग अलग कंडीशन में ट्रीट करे, उपचार में यूज किया जाता है। गठिया जैसी बीमारी, मसल्स में पेन हो रहा हो, बुखार में, तो वहां पे हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग देते हैं, ठीक है। एग्जांपल में एस्प्रिन हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, ध्यान रखिएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिक और एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। अब इसकी क्लासिफिकेशन को देखते हैं, थोड़ा समझते हैं। चलिए सर, क्लासिफिकेशन बहुत है, लेकिन क्लासिफिकेशन आपके ड्रग्स दिए गए हैं, पढ़ना बहुत जरूरी है। अब देखिए, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, या एजेंट कह सकते हैं या ड्रग कह सकते हैं। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, आप जब सेकेंड ईयर में जाएंगे ना, तो आपको क्लासिफिकेशन बहुत इजी हो जाएगा। आप वहां पे भी ये क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो यही सबसे काम चल जाएगा। चलिए, अब देखिए इसमें सबसे पहली कैटेगरी क्या रहेगी। सबसे पहली कैटेगरी क्या रहेगी, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। हमें समझ में आ गया कि ऐसी दवाइयां जो दर्द और सूजन में राहत दिलाती हैं, ठीक है। और इसी को हम एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक कहते हैं, एनाल्जेसिक और एंटी इंफ्लेमेटरी कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहला आएगा कॉक्स 2 इनहिबिटर, ठीक है। कॉक्स 2 इनहिबिटर, इनहिबिटर्स, ठीक है, कॉक्स 2 इनहिबिटर्स। अब ये कॉक्स क्या होता है, कॉक्स एक एंजाइम है, साइक्लोऑक्सीजिनेज, ठीक है। कॉक्स एक एंजाइम होता है, साइक्लोऑक्सीजिनेज। जब इसका लेवल बढ़ता है, ठीक है, तभी कहीं ना कहीं हमें सूजन और दर्द होते हैं। ओके, तो जो ऐसे कॉक्स 1 होते हैं, कॉक्स 2 होते हैं, तो यहाँ पे कॉक्स 2 को जो इनहिबिट कर दे, इस एंजाइम को रोक दे, वो दवा हम देंगे। कॉक्स 2 इनहिबिटर्स में जो दवा आएंगे, कॉक्स 2 मतलब समझ पाए, कॉक्स एक एंजाइम होता है, ये 1 होते हैं, 2 होते हैं। अब इनको रोकना बहुत जरूरी है। ये एंजाइम अगर रिलीज होगा तो हमें दर्द और सूजन का एहसास होता है। अब इसको अगर इनहिबिटर मतलब उसको कम कर देना, इसके इफेक्ट को रोक देना, इस एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देना, तब इसके इनहिबिटर में कौन कौन सी दवा आएंगी कॉक्स 2 इनहिबिटर में, आइए देखते हैं। कॉक्स 2 इनहिबिटर में कौन सी दवा आएंगी, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला आएगा डाइक्लोफेनेक, बहुत अच्छा, डाइक्लोफेनेक, ठीक है। डाइक्लोफेनेक आएगा, क्या आएगा, डाइक्लोफेनेक आएगा, ध्यान दीजिएगा, डाइक्लोफेनेक आएगा। और क्या आएगा, एसिलोफेनेक आएगा, एसिलोफेनेक, ठीक है। चलिए, दो ही बताते हैं, दो से ज्यादा आपके लिए याद करना थोड़ा नए बच्चों के लिए दिक्कत होगा। अब इसके अलावा बहुत सारे ड्रग क्लासिफिकेशन में दिए हैं इस कैटेगरी में, आप जो भी याद होगा उसको बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, जितना लिखेंगे उतना बढ़िया रहेगा। तो हम दो ही ड्रग बताते हैं, डाइक्लोफेनेक और एसिलोफेनेक, कॉक्स 2 इनहिबिटर में, जो कॉक्स 2 एंजाइम को क्या कर दे, रोक देगा, जिससे हमारा जो दर्द और सूजन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सेकेंड जो कैटेगरी आपका होगा, सेकेंड कैटेगरी होगा, वो होगा नॉन सिलेक्टिव, नॉन सिलेक्टिव,
नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, एक मिनट, नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, सबसे पहले इसका मतलब समझिए क्या कह रहा है। सबसे पहले आपको बताया कि जो एंजाइम होते हैं कॉक्स 1 कॉक्स 2, ये अगर ये एंजाइम हमारे बॉडी में रिलीज हो तो सूजन दर्द जैसी प्रॉब्लम होगी, तो इनहिबिटर मतलब उसको कम कर देगा। अब यहाँ पे हम और तगड़ा देंगे नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। अब नॉन सेलेक्टिव का मतलब ये सिलेक्ट नहीं है, ये कॉक्स 1 को भी रोक सकता है और कॉक्स 2 को भी रोक सकता है। नॉन सेलेक्टिव जो होगा ये कॉक्स 1 इनहिबिटर, सॉरी कॉक्स 1 एंजाइम जो होंगे उनको भी रोक देगा, कॉक्स 2 जो होंगे उनको भी रोक देगा, इसलिए इसको नॉन सेलेक्टिव बोला जाता है। अब नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर में कौन से ड्रग आता है, आइए देखते हैं इसमें कौन से ड्रग आएंगे। समझ में आ रहा है ना, इसमें कौन से ड्रग आएंगे, एस्प्रिन आएगा, ठीक है, एस्प्रिन आएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा, एस्प्रिन आएगा, एस्प्रिन आएगा इसमें। और कौन से ड्रग आएंगे, और क्या बता रहे हैं आप, एस्प्रिन आएगा, और क्या आएगा, बहुत अच्छा, आइबुप्रोफेन, आइबुप्रोफेन, आइबुप्रोफेन आएगा, और क्या आएगा, एस्प्रिन हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, ये सब नॉन सेलेक्टिव होते हैं कॉक्स इनहिबिटर। ये वन हो, कॉक्स 1 हो या कॉक्स 2 हो, दोनों को इनहिबिट कर देंगे, रोक देंगे, ठीक है। मेफेनेमिक एसिड, बिल्कुल मेफेनेमिक एसिड, मेफेनेमिक एसिड, ये आपके तीन जो होंगे नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर हैं, ध्यान रखिएगा। पहला आपको बताया, पहला पता है कॉक्स 2 इनहिबिटर, नॉन स्टेरॉयडल में जो कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट कर दे, ये 1 और 2 दोनों होता है, तो ये 2 को इनहिबिट करता है, इस एंजाइम को रोक देता है, जिससे दर्द और सूजन कम हो जाते हैं। डाइक्लोफेनेक एस्लोफेनेक हो गया। दूसरा बताया नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, जो 1 और कॉक्स 2 दोनों एंजाइम को रोक देता है, एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन, मेफेनेमिक एसिड। क्लियर हो गया। चलिए एक कैटेगरी और बचा है जो आपका सबसे फेवरेट कैटेगरी होगा, हमें जहां तक लगता है, वो होगा एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक, ठीक है, एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक, थोड़ा साफ साफ लिखा जाए, जगह भी कम हो गए, एक मिनट। तीसरी जो कैटेगरी है वो क्या है, वो है एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक। अब एनाल्जेसिक का मतलब जो दर्द को कम करे, और एंटीपायरेटिक, पायरेटिक का मतलब जो, एंटीपायरेटिक का मतलब जो बुखार को कम करे। दो तीन तीन टर्म बताएं आपको, एक एनाल्जेसिक बताएं जो दर्द को कम करता है, एंटी इंफ्लामेटरी जो सूजन को कम करता है, एंटीपायरेटिक लिख लीजिएगा कहीं पे जैसे आपको याद रहे, जो बुखार को कम करता है, ठीक है। अब ऐसी दवाइयां जो दर्द और बुखार को कम करें, ऐसी दवाइयां जो दर्द और बुखार को कम करें, एनाल्जेसिक दर्द और एंटीपायरेटिक मतलब बुखार, उसमें आपका फेवरेट दवा आएगा पैरासीटामॉल, पैरासीटामॉल जिसको प्यार से आप पीसीएम कहते हैं, ठीक है, जिसको आप प्यार से पीसीएम कहते हैं। ओके, तो यहाँ और भी ड्रग आएंगे लेकिन आप यहाँ पैरासीटामॉल बताइएगा। तो एनाल्जेसिक मतलब तीन टर्म आप नोट कर लीजिएगा, एनाल्जेसिक मतलब जो दर्द को कम करे, एंटीपायरेटिक मतलब जो बुखार को कम करे, और जो एंटी इंफ्लेमेटरी जो सूजन को कम करे। किसी मेडिकल वाले से कहिएगा कि हमें एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक दवा दे दे, ठीक है, तो शायद थोड़ा कंफ्यूज हो जाए, या सीधे कहिए उससे पैरासीटामॉल दे दीजिए, डोलो दे दीजिए, कालपाल दे दीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये जो ड्रग थे, कैटेगरी थे, बस आपको यही ध्यान रखना है, हमें लगता है बहुत इजी है। इसके अलावा भी इसके कैटेगरी के नाम, ड्रग के नाम देख सकते हैं, और इसको जितना ज्यादा आपको याद रहे उतना बढ़िया है, ठीक है, लेकिन मिनिमम जितना आपको बताएं उतना तो लिखना होगा। कॉक्स 2 इनहिबिटर जो कॉक्स 2 एंजाइम को रोक दे, नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर जो कॉक्स 1 कॉक्स 2 दोनों एंजाइम को रोक दे, जिसमें एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन और मेफेनेमिक एसिड आता है। कॉक्स 2 में डाइक्लोफेनिक, एस्लोफेनिक आता है, और दर्द और बुखार में जो यूज किया जाता है एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक में, वो पैरासीटामॉल आता है, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसको हम आपके नोट्स में ऐड कर देंगे, और इसको जितने अच्छे से आप सीख पाएंगे उतने बढ़िया है। चलिए, तो आप देख पा रहे हैं क्लासिफिकेशन में यहाँ पे भी सेम वही है, कॉक्स 2 इनहिबिटर, कॉक्स 2 इनहिबिटर में देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, नीमोफ्लाइड आता है, एस्लोफेनिक आता है, डाइक्लोफेनिक आता है। आप यहाँ पे जितने ड्रग दिए हैं ना, जितना भी आपको याद हो जाएगा लिख दीजिएगा कॉक्स 2 इनहिबिटर में। उसके बाद आपको बताए थे नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, बहुत सारी कैटेगरी बना है, इसमें आपको एस्प्रिन बता दिए, आइबुप्रोफेन बता दिए, देखिए इसके बाद आता है क्यूटोप्रोफेन भी आता है, उसके मेफेनेमिक एसिड आता है,
उसके बाद बहुत सारे ड्रग आते हैं, देखिए यहाँ पे पेरोक्सिकैम आता है, ठीक है। तो जितने सारे ड्रग्स हैं जो भी आपको याद हो जाए उसको लिख दीजिएगा। और एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक में क्या आते हैं, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक, ठीक है, विथ पुअर एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन, जो मतलब गंभीर सूजन को भी कम करे। अब देखिए यहाँ पे कौन से ड्रग आता है, यहाँ पैरासीटामॉल आता है। पैरासीटामॉल का केमिकल नेम एसिटामिनोफेन होता है, जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बताएंगे, ये इसका आईपीसी नेम या केमिकल नेम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका मेटामिजॉल आता है, नीफोपाम आते हैं, ये सब क्या है, एनाल्जेसिक, दर्द को कम करने की दवाएं होती हैं, ठीक है। तो जितना बताए थे आपको वो सफिशियंट है, उसको हम आपके नोट्स में ऐड कर दे रहे हैं, जिससे आप अच्छे तरीके से क्या कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बस ये जो क्लासिफिकेशन बताएं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। तो यहां तक का हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आपको ये नहीं लिखना है एनाल्जेसिक वाला, आपसे पूछा था कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी दवाओं को परिभाषित और उदाहरण के साथ इसके वर्गीकृत करें। आप बता दिए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी, इसको हम नोट से हटा देंगे, यहां से लिखना है कि ऐसी दवाइयां जो दर्द और सूजन को कम करें अलग अलग सिचुएशन पे, अर्थराइटिस, मसल पेन, फीवर, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल में एस्पिरिन, डाइक्लोफेनेक और आइबुप्रोफेन, इसे हम क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिक और एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग भी कहते हैं। क्लासिफिकेशन में जैसा बताया आपको, कॉक्स-2 इनहिबिटर, डाइक्लोफेनेक, एस्क्लोफेनेक, नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, मेफेनेमिक एसिड और एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक, दर्द बुखार को कम करने वाला पैरासीटामॉल, ठीक है। ये बहुत इजी और बहुत आसान कर दिया, जिससे आप आराम से लिख के याद कर सकते हैं, इतना ही काफी है केमिस्ट्री में। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 15वां क्वेश्चन था ना ये, एक मिनट देखे तो कौन सा क्वेश्चन था, हाँ 15 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16वां क्वेश्चन है, ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग को बताइए। ट्यूबरकुलोसिस एक बीमारी है जिसको हम टीबी कहते हैं, क्या कहते हैं, टीबी। अब टीबी के उपचार में जो दवा देते हैं वो है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, इसके बारे में पूछ रहा है, इसका क्लासिफिकेशन पूछ रहा है एग्जाम्पल के साथ। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको देखते हैं, ठीक है। चलिए यही जल्दी से कवर कर देंगे, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग क्या होता है और ट्यूबरकुलोसिस क्या है, इसके क्लासिफिकेशन, बहुत छोटा क्लासिफिकेशन है, ये भी आपको याद करना है। बाकी आप यहाँ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग समझ चुके होंगे, जो दर्द और सूजन में कम किया जाए। इसको कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग बांटा गया है, जैसे जो कॉक्स एंजाइम होता है ये रिलीज होगा तो सूजन होगा, दर्द होगा, तो कॉक्स 1, कॉक्स 2 होता है, तो कॉक्स 2 को जो इनहिबिट करता है डाइक्लोफेनेक, एस्क्लोफेनेक, इनहिबिट का मतलब उसे रोक देता है एंजाइम को। नॉन सेलेक्टिव में कॉक्स 1, कॉक्स 2 भी दोनों को इनहिबिट करता है, रोकता है, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन। दर्द बुखार में पैरासीटामॉल, ठीक है। चलिए अब ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है इसको देखते हैं। ट्यूबरकुलोसिस जिसको टीबी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस इज ए सीरियस इन्फेक्शन डिजीज, जो कि आप सोशल फार्मेसी पढ़े ही हैं, एक तरह का गंभीर बीमारी होती है। इस काज्ड बाय बैक्टीरियम, बैक्टीरिया के कारण होता है, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण एक बीमारी होती है जिसका कहते हैं टीबी, टीबी कहते हैं, ठीक है, जो कि एक गंभीर बीमारी होता है, ठीक है। तो क्षय रोग जिसको टीबी कहा जाता है एक गंभीर गंभीर संक्रामक रोग है, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। इट मेनली इफेक्ट द लंग्स, ये हमारे लंग्स को, हमारे जो फेफड़ा लंग्स है उसको प्रभावित करता है। बट इट कैन आल्सो स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, लेकिन और हमारे बॉडी के और भी पार्ट्स में ये फैल सकता है, ठीक है, जैसे कि हमारे ब्रेन में, हमारे किडनी में और हमारे स्पाइनल कार्ड में भी ये फैल सकता है, ठीक है। सोचिए कितना खतरनाक है। यह मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन यह मस्तिष्क, गुर्दे, रीढ़ जैसे शरीर के अन्य भागों में भी फैल सकते हैं। ओके, टीबी स्प्रेड थ्रू द एयर, टीबी जो होता है हवा के माध्यम से फैलता है। व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ, जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन हो जिसको टीबी हुआ हो वो छींक दे, ठीक है, स्नीज कर दे, उसको खांसी आ रहा हो वो छींक दे रहे या फिर बात कर रहा है, एंड अदर ब्रीथ इन द बैक्टीरिया, तो जो अदर ब्रीथ, जो अदर पर्सन है उसके अंदर वो बैक्टीरिया एंटर कर जाएंगे और उससे प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो सब एपिडेमियोलॉजी में आप पढ़ेंगे ही, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में शायद पढ़ भी चुके हैं। तो टीबी हवा के माध्यम से फैलता है, जब एक संक्रमित व्यक्ति खांसता है, छींकता है या बात करता है और अन्य लोग बैक्टीरिया को सांस माध्यम से अंदर ले लेते हैं। ओके, तो उसी समय होता है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए एक तरह का गंभीर संक्रामक रोग होता है, जो कि किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये हमारे लंग्स को प्रभावित करता है और ये हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स में भी फैल जाता है, जैसे ब्रेन, किडनी और स्पाइन, ठीक है। ये हवा के माध्यम से फैलता है, या फिर जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो छींकते हैं, खांसते हैं, बात करते हैं तो उनके सांस से हमारे सांस के अंदर आ जाता है, जिससे हमें भी हो सकता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग क्या होता है? टीबी आप समझ चुके हैं, उसके बारे में उतना बता दीजिए। अब एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, इसको एंटी टीबी ड्रग कहते हैं। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं यूज्ड टू ट्रीट ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ये ट्यूबरकुलोसिस के उपचार में प्रयोग हो जाने वाली दवाइयां एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कहलाती हैं। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस के उपचार में प्रयोग की जाने वाली दवाइयां एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कहलाती हैं। एक तरह का ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है, यहाँ भी बता दीजिएगा। ठीक है, दीज ड्रग आर क्लासिफाइड इनटू फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन एजेंट। अब इसके क्लासिफिकेशन में इसके ड्रग को दो पार्ट में बांटा गया है, फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन ड्रग। ठीक है, फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन एजेंट में इसको बांटा गया है बेस्ड ऑन देयर एफिशिएंसी, सेफ्टी एंड रेजिस्टेंस प्रोफाइल। ठीक है, इसकी प्रभावशीलता, इसकी सुरक्षता और इसकी रेजिस्टेंस प्रोफाइल, इसकी प्रतिरोधक क्षमता के आधार पे इसको बांटा गया है। ठीक है, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन में। ओके, समझ पाए? जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है तो उसको फर्स्ट लाइन की दवा दी गई, ठीक है, लेकिन उसको फर्स्ट लाइन की दवा उतना अच्छा नहीं फायदा कर रहा है। ठीक है, बार बार वो बैक्टीरिया जनरेट हो रहे हैं, फिर से उसको टीबी की प्रॉब्लम आ रही है, खांसी आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। अब वहां पे दिया जाएगा सेकंड लाइन की ड्रग। जब फर्स्ट लाइन की दवा नहीं काम कर रही है तो सेकंड लाइन की दी जाती है। ठीक है, चलिए अब देखिए, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग ऐसी दवाएं हैं जिनका उपयोग तपेदिक टीबी के इलाज के लिए किया जाता है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होने वाले जीवाणु का संक्रमण है। इन दवाओं को उनकी प्रभावकारिता, सुरक्षा और प्रतिरोधक प्रोफाइल के आधार पर पहली और दूसरी पंक्ति के एजेंटों में वर्गीकृत किया गया है, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन कैटेगरी में। ठीक है, चलिए अब क्लासिफिकेशन देखते हैं एंटी ट्यूबरकुलर का। बहुत इजी है, आराम से हो जाएगा, परेशान बिल्कुल मत होइएगा। ये क्या हो गया यार? चलिए स्टार्ट करते हैं। सर केमिस्ट्री और सोशल फार्मेसी में सेम लिख सकते हैं ना? बिल्कुल अहमद जी, जैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, अगर ट्यूबरकुलोसिस पूछा जा रहा है तो सेम लिख सकते हैं। चलिए अब एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग क्लासिफिकेशन। एंटी टीबी ड्रग, हम टीबी ड्रग लिख दे रहे हैं, एंटी टीबी ड्रग्स क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जैसा कि आपको बताए, इसको दो पार्ट में खाली बांटा गया है, क्लास 1 ड्रग, क्लास 2 ड्रग। अगर क्लास 1 सही से काम ना करे तो क्लास 2 मतलब फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ड्रग। ठीक है, तो सबसे पहला कैटेगरी आपका क्या हो जाएगा? वही फर्स्ट लाइन ड्रग, FIRST, फर्स्ट लाइन ड्रग्स। ठीक है, फर्स्ट लाइन ड्रग्स। अब फर्स्ट लाइन ड्रग में कौन कौन से ड्रग आएंगे, कोई बताएगा? कोई पढ़ा हुआ है यहाँ पे जो हमारे साथ अच्छे से पढ़ते आए हैं? फर्स्ट लाइन ड्रग में कौन से आएंगे? बिल्कुल सही, INZ। ठीक है, क्या आता है? INH, आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड, आइसोनियाजिड। ठीक है, आइसोनियाजिड आएंगे सबसे पहले। जो टीबी की ड्रग होती है वो आइसोनियाजिड आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आइसोनियाजिड। हाँ बिल्कुल, इसको शॉर्ट में हम INH कहते हैं। क्या कहते हैं? INH, ध्यान रखिएगा। आइसोनियाजिड जिसको शॉर्ट में INH कहते हैं। क्लियर? सेकंड कोई बताएगा क्या होगा? बहुत रिफाम्पिन। ये सब आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जा चुका है और इसको आप कर चुके हैं। रिफाम्पिन, रिफाम्पिन। ठीक है, क्या होगा? रिफाम्पिन। रिफाम्पिन सेकंड ड्रग हो गया। थर्ड ड्रग क्या होगा, कोई बताएगा? थर्ड ड्रग क्या होगा? रिफाम्पिन तो सेकंड हो गया, थर्ड कह सकते हैं पायराजिनामाइड। क्या कह सकते हैं? पायराजिनामाइड, पायराजिनामाइड। ठीक है, तो ये तीन कैटेगरी बांटा गया है। जो हम फर्स्ट लाइन, सॉरी तीन कैटेगरी नहीं, एक कैटेगरी में बताया। फर्स्ट लाइन ड्रग में टीबी की जो दवाई होती है वो आइसोनियाजिड होता है, जिसको शॉर्ट में INH कहते हैं। रिफाम्पिन होता है और पायराजिनामाइड होता है। ये तीनों को ध्यान रखिएगा। पायराजिनामाइड, ये तीन ड्रग आपको बताए हैं, पायराजिनामाइड, रिफाम्पिन और आइसोनियाजिड। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन की ड्रग है जिसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। सेकेंड लाइन ड्रग, ठीक है, सेकेंड लाइन ड्रग कौन से हैं? अरे कुछ प्रॉब्लम हो तो रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं चल पा रहा है। चलिए फिर से बता दे रहे हैं जल्दी से। ठीक है, ये ब्लैक स्किन में यही प्रॉब्लम होता है। एंटी टीबी ड्रग, एंटी टीबी ड्रग्स क्या है, जल्दी से फिर कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। दो कैटेगरी में इसको बांटा गया है। पहला है फर्स्ट लाइन ड्रग, फर्स्ट लाइन ड्रग्स। ठीक है, फर्स्ट लाइन ड्रग्स में क्या क्या बताए थे आपको, वही फर्स्ट से लिख दीजिएगा जो बताए थे आपको। INH, आइसोनियाजिड,
ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, आइसोनियाजिड हो गया। दूसरा आपको ड्रग बताए थे, दूसरा आपका क्या था, रिफाम्पिन। और थर्ड आपका एक्चुअली में ब्लैक स्किन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, पायराजिनामाइड। ठीक है, चलिए फर्स्ट लाइन आपका हो गया। सेकंड आपका बताए थे सेकंड लाइन ड्रग, सेकंड लाइन ड्रग्स। सेकंड लाइन ड्रग में कौन से ड्रग आएंगे, सेकंड लाइन में आपके कौन से आएंगे, सेकंड लाइन में कौन से आएंगे, बिल्कुल सही, खाली एक ही बताए थे आपको, पीएएस। पीएएस जिसको बोलते हैं पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सेकंड लाइन ड्रग में खाली आपको एक बताए थे, पीएएस। इसके अलावा भी बहुत सारे ड्रग हैं, जो आपको याद होगा लिख दीजिएगा। पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, ये किस में आएगा, ये सेकंड लाइन में ड्रग में आएगा। तो फर्स्ट लाइन में आपको बताए आईएनएच, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिन और पायराजिनामाइड। सेकंड लाइन में बताया आपको पीएएस, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, यही को आप अच्छे तरीके से करके और लिख देंगे, यही आपका एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में काफी है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या क्या लिखा है, तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में आपको खाली क्या बताया, आइसोनिड है, आइसोनियाजिड हो गया, रिफाम्पिन हो गया, पायराजिनामाइड हो गया, इथामब्यूटाल हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गए। ये सब फर्स्ट लाइन में आएंगे। अगर आपको सारा याद हो जा रहा है तो सारा लिख दीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सेकंड लाइन में ड्रग में आपको खाली क्या बताया, हम पीएएस, जिसको पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड बोले। ठीक है, और भी आप लिख दीजिएगा, जैसे आप देखिए अफ्लॉक्सिन हो गया, लिवोफ्लॉक्सिन हो गया, मॉक्सीफ्लॉक्सिन हो गया, सिप्रोफ्लॉक्सिन हो गया। ठीक है, साइक्लोसिन हो गया, टेरिजिडन हो गया। तो आप कई सारे ड्रग लिख सकते हैं। और यहाँ पे कानामाइसिन है, एमिकासिन होता है। तो आप जितना ज्यादा याद होगा उतना लिख दीजिएगा, लेकिन जो सबसे कम जो था उसको हम नोट्स ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, उसको हम नोट्स आपके नोट्स में ऐड कर दे रहे हैं। अगर आपको कुछ नहीं याद हो रहा है, क्लासिफिकेशन टफ लग रहा है, तो कम से कम इतना याद कर लीजिएगा, इसको छोड़ के मत आइएगा। यहाँ बहुत ही कम कर दिए हैं, जितना इजी हो सकता था। फर्स्ट लाइन ड्रग में आपको आइसोनियाजिड, रिफाम्पिन और पायराजिनामाइड बता दिए। सेकंड लाइन में खाली एक बताया है, पीएएस, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो आपका एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होता है। टीबी क्या होता है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल में, इसका यहाँ पे एग्जाम्पल भी बता दीजिएगा, और एग्जाम्पल में वो सारे ड्रग बता दीजिएगा। क्या बताएंगे आप, जैसे आपको आइसोनियाजिड हो गया, आइसोनियाजिड हो गया। ठीक है, और आप बहुत अच्छे तरीके से क्या देखे थे, आइसोनियाजिड हो गया, रिफाम्पिन हो गया, रिफाम्पिन, रिफाम्पिन, ईटीसी। आप जितना ड्रग एग्जाम्पल में बता देंगे उतना अच्छा रहेगा। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होता क्या है, उसके एग्जाम्पल बता दिए और क्लासिफिकेशन आप बता दिए। ठीक है सर, ये सब एंटीबायोटिक्स है सर, क्विनोलोन्स बिल्कुल एंटीबायोटिक्स है, उनका भी यूज किया जाता है। एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन के यूज करने के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में यूज किया जाता है। और टीबी भी एक तरह का, किस तरह का बीमारी से होता है, बैक्टीरिया के, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से होता है। तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम, जाहिर सी बात है, सिप्रोफ्लॉक्सिन, लिवोफ्लॉक्सिन एंटीबायोटिक्स तो देंगे ही देंगे। ठीक है, एंटीबायोटिक्स का काम ही तो है बैक्टीरिया को किल करना, इसलिए एंटी ट्यूबरकुलर में हम क्या देते हैं, एंटीबायोटिक्स को भी देते हैं। क्लियर, चलिए, तो ये पॉइंट आपका कवर होता हुआ, तो ये क्वेश्चन भी आपका कवर हो गया। अब आप बताइए यहां तक रहने दें या आगे बढ़ा जाए। अच्छा, कुछ लोगों को नमाज पढ़ने जाना है, कोई बात नहीं, आप जाइए नमाज पढ़ने के लिए। ठीक है, तो फिलहाल हम यही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे सल्फोनामाइड एजेंट क्या होता है। 17वां क्वेश्चन होगा, सल्फोनामाइड ड्रग क्या होते हैं, उसकी डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल आज के लिए यही इतना। ठीक है, चलिए आज के लिए यही इतना, नेक्स्ट क्लास में हम इसको अच्छे से कवर कर देंगे और भी बाकी चीजें देखेंगे। तो यहाँ पे हम जितने अच्छे तरीके से आपको नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी बताए, और आइसोनियाजिड, सॉरी, और एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, दोनों को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत इजी तरीके से बताया है। अभी स्ट्रक्चर वगैरह को साइड रखे हुए हैं, जिनको केमिस्ट्री से डर लगता था, हमें लगता है अब नहीं लगना चाहिए। क्लासिफिकेशन थोड़ा बहुत ईजी कर दिए हैं, पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे आप उसके क्लासिफिकेशन, एग्जाम्पल, दवा के नाम वगैरह अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, जितना पढ़ाएं उतना लिख देंगे तो मोर देन सफिशिएंट है, नंबर मिल जाएंगे। चलिए, बाकी अब नमाज आप लोग पढ़ के आइए, फिर देखते हैं केमिस्ट्री की क्लास। एक ही टाइम हो पा रहा है, लेकिन चलिए खत्म ही होने वाला है। 17 क्वेश्चन बचा है, 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, हमें लग रहा है जल्दी खत्म हो जाएगा। ओके, चलिए मेहनत करिए अच्छे से, हौसला बना के रखिए, सब बहुत अच्छे से होगा। जो लोग न्यू ज्वाइन हुए हैं वो पुराना रिविजन करें, और फिर से जब रिविजन कराया जाएगा तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, चलिए।